ये जमीन पर सबसे नापसंद की जाने वाली जगह है, एक ऐसा रेगिस्तान जो इंसानी जिंदगी से तकरीबन खाली है। लेकिन फिर भी यहाँ एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना बनाया जा रहा है जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। चिली के एटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच समंदर से 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 40% ऊंचा ये टेलीस्कोप जब कंप्लीट होगा तो ये हमारी यूनिवर्स के दूर दराज प्लैनेट्स को हमारी आंखों के मुकाबले में 5200 गुना ज्यादा करीब से देख सकेगा। और ये इमेजेस हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी 15 गुना ज्यादा शार्प होंगे। पर जमीन की सबसे खुश्क जगह पे दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। एटाकामा डेजर्ट एंटार्क्टिका के बाद दुनिया का खुश्क तरीन एरिया है जहां कुछ ऐसे हिस्से पाए जाते हैं जहां इतिहास में एक बार भी बारिश की बूंद नहीं पड़ी। ये टेलीस्कोप टाइम में पीछे जाकर यूनिवर्स की पहली गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को कैसे देख सकेगा। अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने में ये टेलीस्कोप साइंटिस्ट की क्या मदद कर सकता है। और सबसे बढ़कर साइंटिस्ट और कंस्ट्रक्शन टीम को एटाकामा डेजर्ट की ऊंचाइयों में एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े डूम की कंस्ट्रक्शन के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशन फ्रंट पर 1000 किलोमीटर पर फैला हुआ ये है चिली का एटाकामा डेजर्ट। एंटार्क्टिका के बाद ये दुनिया की सबसे खुश्क तरीन जगह मानी जाती है। यहाँ कुदरत के ऐसे अनोखे रंग हैं जिन्हें शायद हम पहली बार देख रहे हैं। यहाँ ज्वालामुखी बहुत कसरत से पाए जाते हैं। इसके अलावा डेथ वैली, नमक से भरे हुए हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले सहरा और धुंध यानी फॉग का ऐसा सिलसिला पाया जाता है जो पूरी दुनिया में नायाब है। पर एक चीज जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है वो यहाँ नहीं मिलती, पानी। एटाकामा डेजर्ट का लैंडस्केप ही कुछ ऐसा है कि यहाँ बारिश नहीं पड़ती। यहाँ तक के कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में एक बूंद की भी शक्ल नहीं देखी। इन तमाम खसूसियात की बिना पर एटाकामा डेजर्ट किसी एलियन प्लेनेट का मंजर पेश करता है और शायद इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने मार्स रोवर की टेस्टिंग भी यहीं पर की थी। चिली के कैपिटल सैंटियागो से 1300 किलोमीटर दूर और करीबी शहर से 130 किलोमीटर के फासले पर समंदरी सतह से 10,000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर ये गैर मामूली प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर है जो इंसानियत को स्पेस में दूसरी दुनिया का मंजर देखने का मौका देगा। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, जिसे ईसो भी कहा जाता है, इस स्पॉट पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बना रही है जिसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप या फिर शॉर्ट में ELT का नाम दिया गया है। हालांकि इसकी कंस्ट्रक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इसे ये नाम क्यों दिया गया है। इस टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा मिरर यानी आईना लगाया जाएगा जिसका डायामीटर न सिर्फ 39 मीटर्स बड़ा बल्कि अभी तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप से भी 4 गुना बड़ा होगा। ये आईना हैरत अंगेज तौर पे इंसानी आंख से 10 करोड़ गुना ज्यादा रोशनी जमा कर सकता है, पर शर्त यह है कि इसके ऊपर मिट्टी का एक जर्रा भी ना गिरे। इससे बचने के लिए टेलीस्कोप को एक बहुत बड़े स्टील डोम से कवर किया जाएगा जिसका वजन लगभग 2400 पिकअप ट्रक्स जितना वजनी है, ऑलमोस्ट 6000 टन। इस डोम पर 2 बहुत बड़े दरवाजे लगाए जाएंगे जो दिन के वक्त बंद रहेंगे। ये डोम इतना ऊंचा है कि इसके अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी खड़ा हो सकता है, और फैलाव की बात की जाए तो इसके अंदर एक पूरी फुटबॉल फील्ड भी बनाई जा सकती है। इसके नीचे एक हाई टेक प्लेटफॉर्म लगाया गया है जो पूरे टेलीस्कोप को 360 डिग्रीज घुमाने के काबिल बनाता है ताकि रात को आसमान के किसी भी हिस्से को देखना आसान हो। ये सोचने की बात है कि दुनिया के इस वीरान इलाके में जहां आसपास मीलों दूर कोई आबादी नहीं, कंस्ट्रक्शन टीम ने इस पेचीदा प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे की होगी, खास तौर पर जहां ना रोड्स थे, ना बिजली और ना ही पानी, और ऊपर से कंस्ट्रक्शन भी पहाड़ की चोटी पर। इस प्रोजेक्ट के लिए ईसो ने सबसे पहले यूरोप में ही काफी जगहों का मुआयना किया, लेकिन आखिर में उनको साउथ अमेरिका की इस लोकेशन को चुनना पड़ा।
ईसो यूरोप की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 16 कंट्रीज के मेंबर्स मौजूद हैं। ईसो के प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि ईएलटी के लिए इस जगह को सेलेक्ट करने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहला ये कि इनको टेलीस्कोप के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहां दूर दूर तक कोई शहर ना हो। उसका रीजन है लाइट पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि रात के वक्त भी अक्सर शहरों के ऊपर रोशनी होती है और अगर ऊपर बादल हों तो वो भी साफ नजर आ रहे होते हैं। ये रोशनी हजारों लाइट ईयर्स दूर किसी सितारे की रोशनी से तो काफी ज्यादा ही होती है, जो टेलीस्कोप से जनरेट होने वाले इमेज को खराब कर सकती है। पर इस तरह की बहुत सारी लोकेशंस खुद यूरोप में भी पहाड़ों पर मौजूद हैं, तो फिर साउथ अमेरिका की इस लोकेशन को ही क्यों चुना गया? ईएलटी को सिर्फ लाइट पॉल्यूशन से बचाना ही काफी नहीं, साफ आसमान का होना भी बहुत जरूरी है। यूरोप में ज्यादातर ट्रॉपिकल मौसम रहता है जिसकी वजह से अक्सर यहाँ बादल होते हैं, पर एटाकामा डेजर्ट क्योंकि दुनिया के खुश्क तरीन टुकड़ों में से एक है, तभी यहाँ साल के 365 दिनों में से 320 दिन बादल नहीं होते, जो कि दूर दराज गैलेक्सीज को देखने के लिए बहुत जरूरी है। 2010 में ईसो की टीम ने मुख्तलिफ जगह पर टेस्ट किए और आखिरकार उनको एटाकामा डेजर्ट की ये लोकेशन सबसे बेहतरीन लगी। 3000 मीटर ऊंचा पहाड़ जिसे सेरो आमाजोन्स कहा जाता है। पर मसला ये था कि दूसरे पहाड़ों की तरह ये काफी नोकीला पहाड़ था, यानी इस पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन करना इस कंडीशन में मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा इस पहाड़ की चोटी को काटकर 7 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा एरिया सीधा करना बहुत जरूरी था। इमेजिन करें कि 3000 मीटर ऊंचा नोकीला पहाड़ और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान बनाना हो। ये काम एक्सकवेटर्स की मदद से करना बहुत मुश्किल भी था और खतरनाक भी। लिहाजा 2014 में कंस्ट्रक्शन टीम ने एक्सप्लोसिव्स की मदद हासिल की। पहाड़ की टॉप पर जगह जगह सुराख करके एक्सप्लोसिव डाले गए और रिमोट कंट्रोलर के जरिए उनको फाड़ दिया गया। इस प्रोसेस में पहाड़ के ऊपर का 100 मीटर हिस्सा उड़ा दिया गया, जिसमें 47 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी मौजूद थी। ये इतनी ज्यादा मिट्टी थी जिससे 1911 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। मिट्टी और पत्थर हटाने के बाद ऊपर के हिस्से को सीधा किया गया और टॉप तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहाड़ के ऊपर 7 फुटबॉल फील्ड्स जितना सीधा मैदान तो बन गया, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आ गया। एक ऐसा मसला जिससे ईएलटी की कंस्ट्रक्शन अगले 5 सालों तक रुकी रही। इंजीनियरिंग टीम ने देखा कि पहाड़ के टॉप पर जगह जगह सिंक होल्स बन रहे हैं। वो इनको दोबारा से भरते, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद कई स्पॉट्स खुद ब खुद अंदर धंस जाते। ये ईएलटी की फाउंडेशन डालने के रास्ते में खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था। असल में जो एक्सप्लोसिव्स डालकर पहाड़ के टॉप को उड़ाया गया था, उसने पहाड़ के कोर को काफी नुकसान पहुंचाया था। पत्थरों में क्रैक्स पड़ गए और जगह जगह से मिट्टी अंदर धंसने लगी। हर कुछ महीनों के बाद अंदर पत्थरों में मूवमेंट होती और फिर नए सिंक होल्स बन जाते। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने इस मैदान में कई ड्रिल्स किए और वाइब्रेशन की मदद से आर्टिफिशियली जमीन को स्टेबल किया, ताकि जितने सिंक होल्स बनने हैं वो एक दफा में ही बन जाएं। फाइनली वाइब्रेशन वाला तरीका काम कर गया और सिंक होल्स में भराई करके एक बार फिर से पहाड़ के टॉप को प्लेन कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में अगले 5 साल लग गए और अब अगला मरहला था ईएलटी की फाउंडेशन डालने का। ये कोई मामूली फाउंडेशन नहीं होने वाली थी। एटाकामा डेजर्ट का ये हिस्सा साइज्मिकली एक्टिव रीजन है, जहां अर्थक्वेक्स का आना बहुत कॉमन है। टेलीस्कोप के महंगे पार्ट्स को अर्थक्वेक से बचाने के लिए फाउंडेशन को ऊपर वाले डोम से अलग रखा गया। फाउंडेशन और डोम के बीच कई हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए हैं, जो अर्थक्वेक के झटकों को मेटल के डोम और उसके अंदर टेलीस्कोप मिरर तक नहीं पहुंचने देते। 2023 में फाउंडेशन का काम मुकम्मल हुआ और अब बारी थी टेलीस्कोप के लाजवाब डोम की। डोम का स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ के नीचे बेस कैंप में ही बनाया गया। उसके बाद इन हिस्सों को पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए इन रिमोट कंट्रोल्ड ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया, जो एक एक करके स्टील फ्रेम को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाते थे। ऊपर पहुंचने के बाद क्रेन्स ने इन दहशतनाक स्ट्रक्चर को ऐसे आपस में ज्वाइन किया जैसे लेगो को जोड़ा जाता है।
एटाकामा डेजर्ट के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए रोड्स का नेटवर्क काफी हद तक पहले से बना था, क्योंकि ईएलटी साइट से 20 किलोमीटर दूर ही ईसो का एक दूसरा टेलीस्कोप भी मौजूद है, जिसे वेरी लार्ज टेलीस्कोप या फिर VLT कहा जाता है। तो ईएलटी के लिए इन्हीं रोड नेटवर्क को एक्सटेंड करके सेरो अमेज़न्स तक पहुंचा दिया गया। ईएलटी को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने के पीछे है इसका मिरर, जो कि 39 मीटर्स बड़ा है। फिलहाल इस बड़े मिरर को काबू करने के लिए डोम के अंदर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और ये खुद कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस वर्कर से लगाएं जो फ्रेम के ऊपर खड़ा है। ये 39 मीटर्स का आईना कुल 800 छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिसका काम स्पेस से आने वाली किसी भी लाइट को मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी मिरर M2 तक पहुंचाना है। M2 से ये लाइट M3 और फिर M4 तक जाएगी। M4 इमेज को ज्यादा शार्प बनाएगा और इस काम के लिए डोम पर लगी ताकतवर लेजर बीम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लेजर्स आमतौर पर ऐसी वेवलेंथ पर सेट की जाती हैं जो 90 किलोमीटर आसमान में सोडियम एटम्स को एक्साइट कर देती हैं, जिससे वो चमकने लगते हैं और एक आर्टिफिशियल स्टार बन जाता है। टेलीस्कोप इस आर्टिफिशियल सितारे को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करता है, ताकि रियल टाइम में ये पता लगाया जा सके कि एटमॉस्फेयर किस तरह से रोशनी को डिस्टॉर्ट या धुंधला कर रहा है। जब एटमॉस्फेयर में मौजूद डिस्टॉर्शन का पता लग जाता है, तो फिर आसानी से टेलीस्कोप के इमेज में मौजूद धुंधलेपन को खत्म कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को एडॉप्टिव ऑप्टिक्स कहते हैं। M4 से इमेज का धुंधलापन खत्म करने के बाद ये लाइट M5 तक जाती है और यहाँ पर इमेज को ठीक करके प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेलीस्कोप की शानदार वर्किंग के बारे में तो बहुत हो गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ELT के जरिए हमें आखिर हासिल क्या होगा। ELT वो वाहिद टेलीस्कोप होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक्सोप्लैनेट्स की डायरेक्ट फोटोग्राफ ले सकेगा, वो प्लैनेट्स जिनमें जिंदगी के आसार होने का खदशा है। फिलहाल इन एक्सोप्लैनेट्स को दूसरे टेलीस्कोप्स इनडायरेक्टली देख सकते हैं, सिर्फ तब जब वो अपने सितारे के सामने से गुजरते हैं तो उनका साया नजर आता है। डायरेक्ट फोटोग्राफ के जरिए हमें ये मालूम पड़ सकता है कि उन प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर कैसा है, और एटमॉस्फेयर से पता लगेगा कि वहाँ पर पानी है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन, या फिर कोई ऐसी मखलूक तो नहीं जो अर्थ की तरह पॉल्यूशन पैदा कर रही है। ELT के इतने बड़े आईने की वजह से इसमें काफी ज्यादा लाइट जमा हो पाएगी और इसके जरिए हम यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में भी देख सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चले कि लाइट की एक फिक्स स्पीड है और ये उससे ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम यूनिवर्स के पास्ट में भी आसानी से देख सकते हैं। इसकी सीधी सादी एग्जाम्पल है हमारे सूरज की पहली किरण। रोजाना जब सनराइज होता है तो असल में हम सूरज के पास्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी दुनिया तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगाती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स में 1340 करोड़ साल पीछे भी देख सकता है, यानी उसका मिरर उन धीमी लाइट को भी कैप्चर करता है जो यूनिवर्स में 1340 करोड़ साल पहले निकली थी और आज वो हबल तक पहुंची है। इसके बरक्स ELT का 39 मीटर्स बड़ा आईना हबल टेलीस्कोप से भी 10 करोड़ साल पीछे की लाइट को भी देखने के काबिल है, यानी 1350 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। साइंटिस्ट्स के हिसाब से बिग बैंग, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स बनी थी, वो 1380 करोड़ साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ELT यूनिवर्स की पैदाइश के 30 करोड़ साल बाद वाला मंजर भी कैप्चर कर सकता है। यहाँ आपका ये भी जानना जरूरी है कि ELT बेशक ही काफी बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ आईनों पर मबनी टेलीस्कोप्स में सबसे बड़ा होगा, जबकि रेडियो टेलीस्कोप्स में एक बहुत बड़ी डिश होती है, जैसा कि गोल्डन आई में है। आईने के बजाय ये टेलीस्कोप्स रेडियो वेव्स के जरिए पास्ट में देखते हैं और फिर कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के जरिए उनकी तस्वीर बनाई जाती है। पर डायरेक्टली देखने में ELT अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होने वाला है। बात की जाए इस पर आने वाले खर्चे की, तो ELT पर हैरत अंगेज तौर पे 160 करोड़ डॉलर्स का खर्चा एस्टिमेट किया गया है, 13,600 करोड़ रुपए।
ये करीब इतना ही खर्चा है जितना दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में लगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ELT की कंस्ट्रक्शन 2029 में मुकम्मल होगी। पूरी तरह तैयार होने के बाद शायद ये सबसे बड़े सवाल का जवाब दे पाए कि क्या वाकई हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर हजारों लाइट ईयर्स दूर अर्थ जैसे किसी प्लेनेट पे भी जिंदगी बसती है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।